बच्चों एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चांस स्टडीज एकेडमी। तो पिछला वीडियो देखा कि नहीं भाई? मैराथन लेक्चर्स चल रहे हैं, थोड़ी ना स्किप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 समराइज विद इन 1 hour 40 minutes। भाई सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसमें, ये कर लिया तो सब कर लिया। तो उसी का कंटिन्यूएशन में आगे बढ़े। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे 86 पेजेस है। जानती हूँ डर का माहौल बना होगा, है कि नहीं? 86 पेजेस, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, कैसे समराइज करें इसको। बस यही प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ मैं, डिम्पल शाह, ऑन बिहाफ ऑफ चांद स्टडीज एकेडमी। तो इन सारे प्रोविजंस को हम समराइज करेंगे विद कॉन्सेप्चुअलिटी, एंड जो मोस्टली रेपिटेड क्वेश्चंस है पेपर में उनको हम डेफिनेटली करने वाले हैं, उनके प्रोविजंस को हम डेफिनेटली करने वाले हैं। ओके, सी ये सारे बड़े चैप्टर्स जो है ये हो गया, फिर चैप्टर नंबर 4 जो शेयर्स है वो हो गया। इन सारे चैप्टर्स में इतना सारा कंटेंट है, पर उस कंटेंट में से जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ही है, दे आर वेरी लिमिटेड। तो बस वही करने का इरादा है हमारा। तो शुरू करें प्रोस्पेक्टस से। नाउ लुकिंग एट एन ओवरव्यू, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में हम करने क्या वाले हैं, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, फिर हम करेंगे इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड उनके जो मैटर्स रिलेटेड होते हैं, हम देखेंगे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ओ नाउ सी दिस एट चैप्टर नंबर 4, दे आर वेरी इंटरलिंक्ड विद अकाउंट्स। हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑलरेडी देखा है इसका, व्हेन वी सॉ द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। जब हम बुक करते हैं एप्लीकेशन की, जब बैंक में पैसा आता है, अलॉटमेंट जब हम एंट्री बुक करते हैं जब बैंक में पैसा आता है, सिमिलरली फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। याद है ना वो बड़े बड़े हम इसमें लेजर्स बनाते थे? बस उसका ही लीगल एस्पेक्ट, उसका ही कंपनीज एक्ट, द कॉर्पोरेट एस्पेक्ट इज योर, द थियोरेटिकल एस्पेक्ट गोज। ओके, सो शुरू करें इंट्रोडक्शन से। नीचे चलते हैं हम हमारे फ्लो चार्ट की तरफ। आई टोल्ड यू आईसीएआई एंड देयर फ्लो चार्ट्स वेरी गुड फॉर समराइजिंग पर्पस। तो सीखना आते हैं पहले फ्लो चार्ट पे इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज की, हाउ टू कंपनीज इशू देयर सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। पब्लिक कंपनी कैसे करती है, प्राइवेट कंपनी कैसे करती है। तो इन दोनों में तीन ना कॉमन है। एक तो हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट, ओके, फिर हो गया हमारा राइट इशू, एंड तीसरा हो गया हमारा बोनस इशू। ये पब्लिक कंपनी भी करती है, ये प्राइवेट कंपनी भी करती है। अभी अगर एक्सप्लेनेशन पे चाहे हम आगे इसको डिटेल में करेंगे, बट इफ यू लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ इट, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब अभी एक पब्लिक कंपनी, उनके मेंबर्स इतने लिमिटेड है, उस लाइक मेंबर्स मिनिमम इज 7 and मैक्सिमम इज अनलिमिटेड। बस उसमें एक पोर्शन वो लोग सेपरेटली बचा के रखते हैं उनके खास मेंबर्स के लिए। और प्राइवेट कंपनी जो है ही ऐसे 200 मेंबर्स की, इतनी छोटी सी तो कंपनी है, अब उसमें भी तुम ग्रुप बनाते फिरोगे। ऐसे कॉलेज के गैंग्स होते हैं ना, व्हेन इन वन क्लास आल्सो यू विल हैव लाइक सो मेनी ग्रुप्स, कि दो लड़कों का या तीन लड़के का या ऑल ऑफ दैट, बस वही है ये। सो प्राइवेट कंपनी में भी प्राइवेट प्लेसमेंट अलग से होता है। अभी राइट इशू का बोलेंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कम प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स ऑफर करना, ये हमारा राइट इशू। बोनस इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में दे देना, भाई तुमने हमारी कंपनी में पैसे डाले, शेयर होल्डर हो तुम, ले लो। इसको बोलते हैं हम बोनस शेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, पब्लिक कंपनी है समथिंग अलग, उनके पास है एक आईपीओ और उनके पास है एफपीओ। Okay, so IPO is basically initial public offering when you're listing your shares on the first time on a recognized stock exchange, यानी कि BSE और NSE पे। ये करता है सिर्फ पब्लिक कंपनी। बाकी तीन चीजें पब्लिक भी करती है, प्राइवेट भी करती है कंपनीज, बट IPO FPO सिर्फ पब्लिक कंपनी करती है। नाउ इफ यू वांट टू सी सम रीसेंट एग्जांपल कि किस कंपनी ने अभी IPO लॉन्च किया है, तो हमारे पास है ये एक लिस्ट, जहाँ पे इफ यू सी, तो आज के डेट पे पीएनजी गाडगिल ने 10 सितंबर को आज ही अपना आईपीओ खोला। एंड पीएनजी गाडगिल, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, सॉरी पीएनजी तो हम सभी जानते हैं, है कि नहीं? एड्स देखे है कि नहीं भाई? फिर होता है फिर आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उन्होंने भी आज आईपीओ खोला है। आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड, क्रॉस लिमिटेड, ऑल्दो दीज आर वेरी रिनाउंड कंपनीज, एंड उन लोगों ने रिसेंटली अपने आईपीओ लॉन्च किए। ओके, सो
मूविंग फॉरवर्ड, ओके, सिलेबस पे आते हैं ना। आई नो बहुत घाई है तुम लोग को सिलेबस खत्म करने का। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सो द कंपनीज एक्ट डज नॉट डिफाइन सिक्योरिटीज एज सच। कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि भाई जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में जो डेफिनेशन है, वही सेम डेफिनेशन हम भी लगा रहे कि भाई इनको भी यही चलेगा। इन लोगों ने जो बोला है वो करते हैं, हम भी ऐसे क्यों मेहनत करेंगे वापस एक डेफिनेशन बनाने की, हमको वही चलेगा। सो अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए, सेक्शन 2 तो आपको पता ही है डेफिनेशन सेक्शन है, कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन है। सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, कुछ नहीं तो SCRA, ओके, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इससे कुछ याद कर लो। 1956, अभी 1956 कंपनी लॉ हमारा पुराना वाला है ये उसी साल में, तो वो तो याद रह ही जाएगा, राइट। नाउ इधर क्या जानना जरूरी है इज not mostly, of course you need to know what includes securities, but what you need to know apart from that is what excludes, यानी कि जो सिक्योरिटीज में गिना ही नहीं जाता, ओके, वो देखते हैं। तो इंक्लूड क्या है, सिक्योरिटीज विल इंक्लूड सो एंड सो थिंग्स। फर्स्टली शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, फिर आते हैं डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ऐसी सारी चीजें। Then we have units or any other instrument by the issued by the collective investment scheme. Okay, ये सारे तो नॉर्मल है, नॉर्मली इशू होते ही है, so we know they are called securities. Security receipt under a particular section, that is securitization and reconstruction of financial assets. Okay, now securities will not include any unit linked insurance policies. ये याद रखना जरूरी है कि भाई यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज अगर कोई भी रही तो सिक्योरिटीज वो इंक्लूड नहीं करती। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी याद नहीं आ रहा तो यू लिप, ओके, यू लिप इसका शॉर्ट फॉर्म है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, ओके, ये याद कर लो कि भाई सिक्योरिटी में यूलिप नहीं है, यू नॉट देयर इन सिक्योरिटी, ओके, यूलिप इज नॉट देयर इन सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द रेगुलेशन ऑफ इशू एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज। सो सेबी गवर्न्स सर्टेन थिंग्स। अभी सेबी क्या गवर्न करता है, सेबी गवर्न करता है हमारे इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज को। अगर कंपनी ने हमको डिविडेंड नहीं दिया है तो उसको, बट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, व्हाई लिस्टेड कंपनीज, बिकॉज जब लिस्टिंग होती है NSE BSE दे आर ऑल रेगुलेटेड बाय सेबी, इसीलिए लिस्टेड कंपनीज, or it can be those companies that intend to get their securities listed on the stock exchange. They intend to get their securities listed on the stock exchange, यानी कि जो ऑलरेडी लिस्टेड है और जो सोच रहे कि हम लिस्ट होंगे उनको सेबी एप्लीकेबल होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी मैटर अगर मेरे प्रोस्पेक्टस के बारे में है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के बारे में है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, व्हिच इज मोर स्पेसिफिक लाइक कंपनी इज पार्ट ऑफ इट, देन we will have to look at the Companies Act 2013 वाले provisions. Okay, सेबी ओवरराइड नहीं करता। सेबी सिर्फ क्या रेगुलेट करता है, जहां पे हम लिस्टेड कंपनी से ही बात करते हैं, बिकॉज सेबी इज गवर्निंग NSE BSE, ओके, एंड एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स लाइक लिस्टेड कंपनीज के क्या होगा वो सेबी देखेगी। नाउ कमिंग टू प्रोस्पेक्टस, हमारे चैप्टर का टाइटल। प्रोस्पेक्टस होता क्या है भाई? So prospectus is any document which is described or issued as a prospectus. Now there are two parts to this. Okay, here there is means and here there is includes, यानी कि भाई prospectus का मतलब ये है और उसमें ये चीजें आती है। Okay, so when I speak about means, it is any document described or issued as a prospectus. So basically prospectus होता क्या है, देखो हम जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, ओके, 11th-12th में एडमिशन लेते हैं, ओके, वी ऑल्सो गेट अ प्रोस्पेक्टस कि भाई 11th आर्ट्स में ये रहेगा, कॉमर्स में रहेगी ये रहेगा, साइंस में ये रहेगा, हमारे कॉलेज में ऐसा ऐसा होता है, वैसे भी प्रोस्पेक्टस मिलते हैं। सो दिस इज अ प्रोस्पेक्टस ऑफ शेयर्स, यानी कि कितने वैल्यू पे शेयर होगा, ओपन डेट क्या होगा, बिड प्राइस क्या होगा, क्लोज डेट क्या होगा, वैसे सारी डिटेल्स रहती है इनके प्रोस्पेक्टस। ओके, सो शेयर्स को इशू करने से पहले ये प्रोस्पेक्टस निकलता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अभी इंक्लूड क्या क्या करता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड एनी नोटिस व्हिच इज डीम्ड टू बी, व्हिच इनवाइट्स एंड ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक। ओके, इसको डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे।
ये नाम लिया और आ गया भाई. So, when a company also agrees to allot any of its securities with the view that those securities should be offered to sale to public, any document by which the offer is made will be deemed to be a prospectus. यानी कि कहीं पर भी थोड़ा एडवर्टाइजिंग कर रही हो, थोड़ा ये कर रही हो, जैसा भी डॉक्यूमेंट है, okay, with the view, see, if it agrees or if it allows agrees to allow any of its securities with a view that those securities are offered for sale to the public, वो मेरा ऑटोमेटिकली बन जाता है prospectus. Now presumption क्या होगा? As per section 2, we presume to have been made, the allotment is presumed to have been made with the view of offering them to the public with either of the following have been, fulfilled. Conditions है भाई इसमें. Firstly, तो securities are offered to the public within 6 months of allotment, यानी कि 6 महीने लैप्स नहीं होने चाहिए. 6 महीने के अंदर अंदर हमको पब्लिक को शेयर्स देने पड़ेंगे. और where the full consideration has not been received by the company and the date of offer to the public, it means that in case any of the conditions satisfied, okay, then issuing document shall be deemed to be a prospectus. यानी कि securities are offered to the public within 6 months of allotment or where the full consideration has not been received by the company. Okay, इन दोनों में से कोई भी condition satisfy होना चाहिए. Now requirements, what are the requirements in case of deep prospectus? यानी कि भाई मेरे prospectus में, मेरे कंपनीज एक्ट में थोड़े ऐसे बेसिक नेसेसरी है ही कि भाई ये है तो prospectus माना चाहिए. But in addition to those, why I've highlighted in addition is because आगे जाके एक क्वेश्चन है जहाँ पे in replacement to या in addition to specifically दिया हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ that the following matters have to be stated in this deemed prospectus apart from those which are mentioned under a provision in the Companies Act. उन सबको छोड़ के हमको वापस चीजें बोलनी पड़ेगी, जैसे कि the net amount received or to be received. ओके, ये तो हो गया हमारा बेसिक वाला. the time and place, the person who is making the offer, वो सारा हमको देखना पड़ेगा. Now see, this is the question I was talking about. The matters specified under so and so section need to be stated in substitution of the matters stated under 26. No. Okay, अगर आपको सेक्शन नंबर्स याद नहीं करने ना, इससे क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप इतना याद कर सकते हो कि भाई जो चैप्टर नंबर था ना 23, सो चैप्टर नंबर 3, isn't it? So chapter number 3, 23 प्रोविजन से लेके 42 तक सब में ही डील करता है. 23 से लेके 42 तक इन सब में डील करता है. 42 डील करता है प्राइवेट प्लेसमेंट. सब ऐसे आते हैं. चैप्टर नंबर 3 एंड देन 23 लाइक 2-3 करते हुए इसमें से ही आपको ऐसे चीजें करनी पड़ेगी. रिमेंबर दिस. सो why I said this is because इधर आप सेक्शंस देख के शायद कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये सेक्शन कहाँ से बीच में आ गया. सो जो मेरे कंपनीज एक्ट में बताया गया है उन चीजों को छोड़ के मुझे ये सारी चीजें का भी ध्यान रखना पड़ेगा. दैट इज इन केस ऑफ डीम्ड टू बी prospectus. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. Filing of signed copy, यानी कि you have to file it. A prospectus shall not be issued unless it is signed. A signed copy of it has been delivered to the registrar and every person whose name. So अगर आप prospectus में डायरेक्टर लिखे हुए हो या प्रपोज डायरेक्टर, यानी कि भाई ये हमारा डायरेक्टर है, एक तो ये हो गया, या तो भाई आपने प्रपोज किया है तो ये हाँ बोले तो ठीक. ओके, वो वाला प्रपोज नहीं है. प्रपोज कि भाई तुम मेरे कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ, ऐसा नहीं कि वो हाँ बोलेगी या वो ना बोलेगी, वो वाला प्रपोज नहीं है ये. सो एवरी पर्सन नेम इज डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर इन सच रिस्पेक्ट्स एंड ड्यूली ऑथराइज्ड अटॉर्नी कैन आल्सो साइन इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी. यानी कि अगर मैं नहीं हूँ, मैं किसी को बोल दूँ कि भाई मैं कंट्री में नहीं रहने वाली, मैं अब्रॉड चली गई घूमने को, और मैंने मम्मा को बोला कि भाई मेरे भी यहाँ पे आप मीटिंग अटेंड कर लो, आप देख लो जो भी. So she will look into it. Okay. Prospectus now is considered to be valid only if 90 days has not been lapsed from the date on which a copy is delivered to the registrar. यानी कि मैंने मेरे रजिस्ट्रार को ये डिलीवर कर दिया on the 1st of April. 90 days यानी कि 3 months के अंदर अंदर prospectus is considered to be valid. After that वो invalid हो जाता है prospectus. Point ही नहीं है prospectus. Now
See, the copy of prospectus submitted for filing needs to be duly signed by majority of directors. इसलिए मैं हाईलाइट की थी उस वाले फॉर्म की, नहीं वैसा केस नहीं है. Every person's name as a director or proposed director will have to sign it, और duly authorized attorney can also sign it. उनके behalf पे जो कोई भी होगा. The variation in terms of contract or object stated in prospectus, यानी कि the terms of contract referred to in the prospectus or objects for which the prospectus has been issued can be waived, but only if there is an authority of the company given by its general meeting by way of a special resolution. Okay, यानी कि मैंने सपोज पैसे रेज किए थे. I'm an NGO. I suppose raised money for educating 10 children, and suppose अभी कोविड हिट हो गया, so now my money has to be diverted and needs to be diverted towards patients, especially elderly patients, isn't it? So बस ये वही केस है. So here, if I'm changing the reason why I have this money, the objects of it, तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो अप्रूवल चाहिए, एक स्पेशल रेजोल्यूशन. साथ ऐसा वैसा थोड़ी है वो, भाई किसी और का पैसा है. ओके, बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं चलेगा, किसी और का पैसा है, याद रखना स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए हमको इन इट्स जनरल मीटिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसको पब्लिश भी करोगे कि भाई थोड़ी ना कोई बता गए तो हो गया, हम पूरी दुनिया को बताएंगे हम क्या कर रहे हैं. इंग्लिश पेपर में होगा ये, अभी सबको तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, राइट? तो उनके लिए वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी होगा. नेक्स्ट, now the second proviso is that the company is not to use any of its money which is raised for buying, trading, otherwise dealing equity shares. यानी कि किसी और के पैसों पे तुम गैम्बलिंग नहीं खेल सकते, तुम खरीद बेच नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स. एंड जब ये सब हो रहा है, वी हैव सम डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, यानी कि शादी में बैठे हुए वो मुंह फुलाया रिश्तेदार, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स की भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे तो अप्रूव नहीं, मुझे तो मंजूर है ही नहीं, ये क्या ही चल रहा है तुम लोग का. वो है हमारे डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स की भाई मेरे को इस सब से मंजूरी नहीं है, तुम मेरे पैसे वापस दे दो. तो वी ऑल्सो हैव टू गिव देम दैट कि भाई पैसे लीजिए और जाइए. Dissenting shareholders are those who did not agree to the variation and they are to be given an exit offer by the promoters of the company. Okay. अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोविजन पे, ऑफर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी. यानी कि अगर मैं कंपनी की मेंबर हूँ और मेरे पास है 100 शेयर जितने, और मुझे उनमें से 50 बेच देना है या 100 बेच देना है, होली और पार्टली. अभी मुझे बेचने हैं ये पब्लिक को और मुझे बैठे बैठे कमाने हैं पैसे, तो मैं लगाती हूँ अपनी कंपनी को काम पे कि भाई ये मेरे शेयर्स, ये पब्लिक को तुम बेच दो. सो ये सेक्शन है उस चीज के बारे में. सो मेंबर्स इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड may offer wholly or partly, okay, all whole or part of their holdings of shares to the public. Now ये जो होगा transfer from of shares, from one party to another, it is equivalent to transfer of security which happens. भले में member public हो पर फिर भी it's equivalent to transfer of securities and thus it will be treated as a prospectus. फिर आगे क्या है कि they have to collectively authorize the company take all the actions on their behalf. यानी कि मैं कंपनी को बोलती कि भाई तुझे जो अच्छा लगा है कर, मैं ऑथराइजेशन दे देती हूँ उसको कि भाई यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, यू गो फॉरवर्ड, सिर्फ मुझे मेरे शेयर्स बेच के दे दो, मुझे बैठे बैठे कमाने हैं पैसे. अभी सी दे हैव टू रीइंबर्स द कंपनी, दे यानी कि मेंबर को कंपनी को रीइंबर्स करना पड़ता है इस चीज के लिए. They have to reimburse the company for all the expenses made by it on this matter. कंपनी थोड़ी ना ऐसे कर देगी कुछ ना कुछ. अभी सपोज शेयर है मेरा 100 रुपए एंड मेरी कंपनी बेच रही है उसको 200 रुपए, मेरी कंपनी मुझे ले भाई 30 रुपए, तो मेरे एक्सपेंसेस ही हो गए. तो थोड़ी ना कंपनी बेयर करेगी, प्रॉफिट मैं खाने वाली हूँ बैठ बैठ के, तो थोड़ी ना कंपनी एक्सपेंसेस बेयर करेगी. मुझे मैं बोलूंगी कि भाई ठीक है ले ले तेरे एक्सपेंसेस, में उनको रीइंबर्स करती. दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, उनको पैसे वापस देने पड़ते हैं उस चीज के, ऐसे नहीं खा सकते किसी के पैसे. नाउ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमैट. अभी दिस इज मोर कॉमन नाउ, मोस्टली तो भी ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया. Most of the shares which are now held are in demat form. Now this is dating back to our grandparents age or even our parents times in their early years, 20s 30s में.
when they have the shares in a physical certificate format, like share certificate, उनको संभाल के रखने पड़ते हैं इसलिए. But nowadays, whichever company is issuing, every company who is making a public offer, especially, they have to issue to their securities in a dematerialized form, okay, in a demat form, their demat accounts. Now, advertisement of prospectus, yani ki when an advertisement of any prospectus is being published, it has to specify a few contents. ये contents है similar to a memorandum के clauses के contents. So when I was doing the memorandum, clauses को याद करने का एक बहुत अच्छे abbreviation निकाला था हमने. No soul can, यानी कि no soul can remember the definitions, I mean the clauses. ऐसा उनको लगता था पहले मेरे बच्चों को, नहीं अभी नहीं लगता था आप लोगों को. मेड इट इजी फॉर यू. सो सिमिलरली सी इधर भी हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई करेंगे. मैं पैसे रेज क्यों कर रही हूँ, राइट, व्हाई एम आई रेजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक, करना क्या है, नहीं. फिर लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी कि unlimited है, limited of shares, limited by guarantee, the amount of share capital which is there in the company. Then you have the signatories of the memorandum, the number of shares are subscribed, and then you have the capital structure also. Okay. आगे बढ़ते हैं shelf prospectus. Now see, what happens is sometimes companies within the period of 1 year they issue their securities बहुत बार, से एक बार या दो बार या तीन बार. अभी हर बार prospectus बनाने के expenses थोड़ी ना वो bear करेंगे, because it is a lot of work, you know, even in preparing a prospectus, issuing it all. So for such companies जो बार बार ऐसी फंड रेजिंग चीजें करती रहती है, आईपीओ, एफपीओ, ऑल ऑफ दैट, एंड विद इन अ पीरियड, एग्जांपल 1 ईयर दे रही हूँ, बट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, उनके लिए बनाए शेयर prospectus, यानी कि a prospectus in respect of which the securities, a class of securities which are included, are issued for subscription. ये मेन, they are issued for subscription in one or more issued over a certain period of time, यानी कि एक या ज्यादा बार आप इशू कर सकते हैं अपनी securities को without the issue of a further prospectus, without the issue of the bond. However, see, it has to indicate a period not exceeding 1 year, यानी कि एक साल. ऐसे नहीं कि मैं बोलूँ नहीं 10 साल तक का एक शेयर प्रोस्पेक्टस बना लेती हूँ, कुछ चिक चिकी नहीं कौन बार बार प्रोस्पेक्टस बनाएगा, नहीं. दिस इज सिर्फ एक साल के अंदर अगर आप बार बार इशू करने वाले हो तो आप शेयर प्रोस्पेक्टस बना सकते. पर उस पे भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनेगा भाई, ऐसे ही ना थोड़ी हम दे देंगे कुछ भी. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी बनेगा. सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज दैट इट इज इन एडिशन टू द शेल्फ प्रोस्पेक्टस व्हिच हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. अभी सपोज मैंने फर्स्ट अप्रैल को पैसे रेज कर रही हूँ मैं, ओके, मैंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया और एंड उस दिन पे मेरा प्रॉफिट था 5 लाख. मूविंग फॉरवर्ड, कट बैक टू 1st of July, सपोज मेरा प्रॉफिट बढ़ चुका है, वो बन चुका है 20 लाख. इधर मैंने प्रॉफिट क्या 5 लाख के बेसिस पे शेयर प्रोस्पेक्टस लिया था. बट इफ दैट शेयर प्रोस्पेक्टस कंटिन्यूज, अभी वो जुलाई तक कंटिन्यू होगा, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तभी my profit has increased by 15 lakh. I cannot show that same financials previously, right? तो तभी मेरा आता है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कि जो भी ऐसे कुछ चेंजेस हुए इन द फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन दैट फर्स्ट टाइम वाज इशूड एंड द सब्सिक्वेंट टाइम व्हेन विल बी इशूड, तभी मुझे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में सारे चेंजेस लिखने पड़ेंगे. समझे? नाउ एडवांस पेमेंट टू द कंपनी और अदर पर्सन शैल रिफंड ऑल ऑफ दैट, यानी कि नाउ सी, when a company has received applications for the allotment of securities along with advance payments, okay, कि भाई मेरे तो पैसे रख ही लो, मुझे शेयर्स चाहिए कुछ भी करके. They've received applications with advance payment or subscriptions. Before making such changes, the company will intimate the changes to applicants, and if they express a desire to withdraw, यानी कि भाई मैंने पहले सोचा कि ये पीएनजी का स्टॉक आया, इतना अच्छा स्टॉक है, सोने सोने ऐसा का स्टॉक है, ये चल ले लेती हूँ. मैंने दे दिया उनको एडवांस 10,000 रुपए की, भाई मुझे शेयर्स चाहिए ही चाहिए. किसी ने बोला भाई क्या कर रहे हो, पीएनजी से ज्यादा तो तनिष्क का स्टॉक चल रहा है, पीएनजी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर पॉइंट पे. आई एम गिविंग एन एग्जांपल हाइपोथेटिकली. सो व्हाट डू आई डू? मैं उनको बोलूंगी भाई मेरे पैसे वापस दे दो, निकाल के मैं डाल दूंगी तनिष्क के, क्योंकि मुझे तो लोगों की सुनने की आदत है.
मैं ऐसे ही सुन के किसी का कुछ भी तो कर लेती हूँ, यू नो, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। सपोज भाई नहीं चाहिए, दे दो मुझे पैसे वापस, मैं इधर डाल दूंगी, यू विड्रॉ योर एप्लीकेशन। तो वो कंपनी भी पैसे देनी चाहिए ना आपको। व्हाट इफ दे से नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता पैसे, तभी आप उनको दिखाएंगे ये प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, that they have to refund all the money which is received as subscription within 15 days. Okay, within 15 days, यानी कि अगर आज पीएनजी का ओपन हुआ है 10 तारीख को, और 15 दिन विद इन 15 डेज, यानी कि 10 और 15 25 से पहले मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए विद इन 15 डेज। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव्स, it does not include complete particulars of the quantum tax, यानी कि जो प्राइस का है मेरा पार्ट, द पोर्शन विच इज द मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ माय प्रोस्पेक्टस, उसके ऊपर पूरी डिटेल है ही नहीं। ओके, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी एग्जैक्ट डिटेल इन माय रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मेरी सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी ही नहीं है। सी, टाइम ऑफ इशू ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इट इज प्रायर टू द इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, यानी कि अगर मुझे ऐसे ही ना सब कुछ चुन देने की भाई मेरा प्रोस्पेक्टस आ रहा है, प्राइस डिसाइडेड है नहीं पर यू नो आ रहा है, लाइक यू नो जब मेरे वीडियोस आए कि भाई, मैंने पहले मेरे फ्रेंड्स को एक शॉर्ट शेयर की थी कि भाई ये कुछ आ रहा है, मैं बता नहीं रही कौन सा वीडियो क्या आने वाला है, पर कुछ ना कुछ आने वाला है, जैसे हमने हमारे चैनल पे अपलोड किया ना वो शॉर्ट, समथिंग इज कमिंग, व्हाट वी डोंट नो, दैट इज बिफोर माय prospectus. Prospectus will be there in the first video, like you know, example real life, no, connect करके देंगे आपको कि ना फर्स्ट वीडियो which came, okay, so now I know the actual prospectus, जब मेरे को कुछ पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है, अभी जब prospectus आया मुझे पता चला। रेड हेरिंग में पैसे को लेके कुछ नहीं, कि क्वांटम ऑफ प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, देयर इज नथिंग मेंशन। नाउ filing with registrar, यानी कि they have to file a red herring prospectus 3 days prior to the opening of subscription of the offer. Okay, फिर आते हैं हम upon the closing of the offer, वापस सब prospectus में सारी चीजें डालेंगे, अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, whichever was not included in red herring prospectus, यानी कि जब आप रजिस्ट्रार को फाइल करोगे तो आप सस्पेंस नहीं खेल सकते, भाई तुम लोग फिगर आउट कर लो जो नहीं, भाई सब कुछ लिख के देना पड़ेगा। सो whatever details are missed out in the red herring prospectus will now be included in the prospectus, like actual prospectus job. Abridged prospectus, okay, actual prospectus का समराइज वर्जन। अभी आप लोग के पास आईसीआई मॉड्यूल तो पढ़ा है कॉर्पोरेट लॉ का, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि यू वांट टू समराइज्ड वर्जन ऑफ द एक्चुअल मटेरियल, सेम इज अब्रिज्ड prospectus, सारी चीजें इट इज जस्ट लाइक अ प्रोस्पेक्टस, बट ओनली डिफरेंस इट वाज अ समराइज्ड वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बहुत डिटेल में, ये थोड़े समरी ऐसे यू नो इधर उधर से खींच खाच के थोड़ा निकाल के, जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग के लिए, खींच खाच के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के आपको दे रही हूँ, बस वैसा ही। ओके, नाउ दिस abridged prospectus in SP, every application form for share the debentures has to be accompanied with a abridged prospectus, यानी कि भाई मुझे इतना डिटेल नहीं पढ़ना, तुम मुझे समराइज वर्जन दे दो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, खत्म, चैप्टर क्लोज। नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, जरूरत नहीं है देने का, कब, जब application form is issued in connection with the qualified invitation, ठीक है, when offer is made to existing shareholder, अभी existing members है, अभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को तो पता है ना कि मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, उनको मैं क्यों ही एक इश्यू करूँ कि भाई देख लो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है करके, मैं ब्रिज प्रोस्पेक्टस भी दूँ, ये भी दूँ, सब कुछ नहीं देने वाली। एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, तुम लोग को सब पता है, यू आर फैमिली, यू नो एवरीथिंग, दैट्स इट। नाउ द अदर वन इज इन रिलेशन टू शेयर द डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक, यानी कि मैं पब्लिक को दे ही नहीं रही, सपोज मैं प्राइवेट में दे दूँ कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऐसा एग्जाम्पल यूज करूँ, मैं पब्लिक में ऑफर ही नहीं करने वाली, तो मैं सबको ऐसे फ्री में क्यों बांटती फिर मेरा अब्रिज प्रोस्पेक्टस, मैं सिर्फ उनको दूंगी जिनको मैं ये देने वाली हूँ शेयर से। अंडरस्टूड, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, यानी कि तुम लोग ने मुझे ऐसा बोला, लाइक यू नो
प्रोस्पेक्टस में ही ऐसा लिखा है कि ऐसा ऐसा होने वाला था, हुआ कुछ और ही, हुआ कुछ और ही। फिर तो कंपनीज एक्ट में बना के रखे हैं प्रोविजन के लिए। देखते हैं ना, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। या तो मैंने झूठ बोला या सच को छुपाया, यानी कि झूठ बोला यानी कि मिसलीड करना। ओके, और ओमिट कर देना फैक्ट को, यानी कि मैं सच बोल ही नहीं रही। इट्स नॉट लाइक मैंने झूठ बोला पर मैं ऐसे चुपचाप बैठी थी। ओमिशन ऑफ मैटर, दैट इज ऑल्सो मिस स्टेटमेंट बाय द वे। Okay, now remedies for mispresentation in prospectus against the company. Now ये जो है ना, rescission, damages, ये सारे, और ये deceit वाला, ये मैंने मार्क क्यों किया, बिकॉज ये कंपनीज एक्ट में बहुत ज्यादा डील नहीं किए जाते। इट इज मेनली पर्टेन टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. What we deal with in the Companies Act provision specifically is civil liability and criminal liability. Okay, तो एक बार अभी है ही तो हम रिसेशन भी देख ही लेंगे। नाउ व्हेन आई स्पीक अबाउट रिसेशन, रिसेशन इज कि ये अभी हम कोर्ट में अप्लाई करेंगे और मेंबर के ऊपर है कि भाई तुझे वो शेयर आगे लेना है या नहीं लेना है। अभी मुझे पता है कि इस एक शेयर में एक्स वाई जेड स्टॉक में गड़बड़ है। ओके, इन लोगों ने मेरे से पहले बहुत कुछ छुपाया, पर उन्होंने ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर लिए मेरे को। पर फिर भी थोड़ा बहुत दया माया है मेरे मन में ना, भी लाइक छड्डो, मैं ले लेती हूँ। और अभी लाइक भाई ये लोग वापस धोखा देंगे, मुझे नहीं लेना। दिस ऑप्शन इज गिवन टू द शेयर होल्डर। ओके, now see, if the court accepts his application for repudiation, the repudiation of contract, company will remove his name from the register of members and return all his money to him. When is this right of rescission not available? यानी कि तुम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, तुम ये सब कर ही नहीं सकते। कब? Firstly, if it is the subsequent purchase of share, यानी कि मैंने कंपनी से शेयर खरीदे XYZ लिमिटेड, फिर मैंने बेच दिए वो शेयर्स को किसी एक दूसरी फ्रेंड को मेरे, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। So she cannot go to rescission, for this option of rescission, because I have purchased the shares. I have dealt with the company. She has not dealt with the company. She has dealt with me. Okay, वो वाला concept है। And secondly, we have purchase of subscriber to the memorandum of association, because भाई ये तो स्टार्टिंग से है हमारे साथ। prospectus और ये सब हुआ तो बात ही नहीं, ये तो स्टार्टिंग से है हमारे पास, है ना, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। तो फिर वो कैसे बोल सकते हो उसी चीज। Now you have a civil liability and you have your criminal liability. Now when you speak about the civil liability for misstatement in section 35, who will be held liable? The company and every person who is or has been a director of the company at the time of issue of prospectus, promoter, authorized the issue of prospectus, being expert, and he's authorized himself also to be named and whatever you want you do with him. Okay, in the prospectus जहाँ नाम डाला मैं साइन कर दूंगा, ऑथराइज हिमसेल्फ। नाउ होता क्या है, फर्स्टली एक्सेप्शन में कि फर्स्ट अगर मैं बोलूँ कि मैंने मेरा कंसेंट पहले ही विड्रॉ कर दिया, मैं थी डायरेक्टर उस कंपनी में, ओके, आई वाज एसोसिएटेड विद द कंपनी, बट जब ये प्रोस्पेक्टस का नाटक चला एंड व्हेन आई नो कि दिस कंपनी इज गोइंग टू गेट इनटू प्रॉब्लम्स, मैंने बोला भाई मुझे नहीं रहना है, मैं छोड़ रही हूँ, आई विथड्रू माय कंसेंट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ये तुम लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जो सारे ऐसे पेनल्टीज और फाइन लगेंगे उनको एप्लीकेबल। सेकेंडली किनको एप्लीकेबल नहीं है, prospectus was issued without the knowledge of consent, यानी कि मैं थी सपोज, okay, when this prospectus thing was going on, I was there, this company XYZ Limited board of directors में थी मैं उनके। मैं चली गई 2 महीने के लिए अब्रॉड घूमने के लिए, इन 2 महीनों में इन लोगों ने अपलोड कर दिया प्रोस्पेक्टस और वगैरह सब, फिर मुझे कैसे पता होगा, isn't it? So prospectus was issued without my knowledge. I made a statement of the authority for expert, यानी कि एक एक्सपर्ट था हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने बोला भाई अच्छा है, जो सही है, टकाटक है, वो साइन इट, आई साइंड इट, आई हैव डन इट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपर्ट and I have reasonable grounds for believing that whatever is happening, the statement is true. Okay. So, and then you have criminal liability. So again, yes, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये आपको करके जाना ही है, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। ओके,
द कंपनी, द डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर सब लोग ही है भाई इन्वॉल्व इसमें, ओके. एंड दे पे compensation to the investors. So what are the defenses? Withdrew the consent to be a director, believed in the consent of an expert, okay, and issued without his knowledge. तो वो सारे डिफेंसेस हमने ऊपर देख लिए. फर्स्टली कि भाई मेरा कंसेंट मैंने विड्रू ही कर लिया. सेकेंडली मुझे एक्सपर्ट ने बोला ठीक है तो मैंने साइन कर लिया, ओके. और मैंने इशू कर दिया विदाउट बाय नॉलेज, मतलब मैं थी ही नहीं जब ये इशू हुआ. दैट इज ऑल दोस केसेस ऑफ सिविल लाइबिलिटीज, यानी कि मैं बच सकती हूँ ये सब डिफेंसेस यूज करके. दूसरी बात जो आता है मेरा क्रिमिनल लाइबिलिटी, विच इज एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इशू ऑफ पर्सपेक्टिव. यानी कि मैंने उधर साइन मारा है कि भाई ये ठीक है तुम जाओ ये करो, उधर मैंने साइन मारा, उधर आता है मेरा क्रिमिनल लाइबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. क्रिमिनल याद रह ही जाएगा ना, सिविल एंड क्रिमिनल. क्रिमिनल मतलब घोर कर ली, घोर पाप कर लिया तुम लोगों ने, ओके. ये ऑथराइजेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस मतलब तो तुम फंसने वाले. ये punishable under section 447. Defenses can be you have a reasonable ground to believe that whatever is happening is true or immaterial materials. चलो आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट प्रोविजंस करने के बाद लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोविजंस. अभी 34-35 याद रख लेना, ओके. 34-35 सेक्शन में भी याद नहीं भी रहा तो याद रखना कि भाई दो टाइप की लायबिलिटी आती है, तो सिविल लायबिलिटी या तो फिर क्रिमिनल लायबिलिटी. क्रिमिनल मतलब कोर्ट के लिए, मतलब तुम इन्वॉल्व थे, तुमने प्रोस्पेक्टस साइन कर लिया इसीलिए वो तुमको एप्लीकेबल होगा क्रिमिनल. सिविल लायबिलिटी थोड़ा ज्यादा इंटेंस है, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है इसमें कि यू नो द कंपनी डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट और द वन हु हैज ऑथराइजेशन, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं. वो जनरल वाला है. क्रिमिनल वाला मतलब भाई एक ही है उसका ग्राम कि तुमने प्रोस्पेक्टस साइन क्यों किया, बस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये सारे तो हम स्किप कर सकते हैं. we'll be moving directly to punishment for fraud. तो ये सेक्शन 447 का अंडर एक टेबल याद कर लीजिए आप लोग, बस. इनफ लाइक लिटरली. So fraud involving less than 10 lakh rupees or 1% of turnover, which is low, public interest will not be involved. Up to 50 lakh का फाइन लगता है, और you can say up to imprisonment term up to 5 years. इधर अगर आप गौर से देखेंगे तो और एंड का ऑप्शन भी है. इधर ना सिर्फ एंड है क्योंकि ना ये थोड़े बड़े काम. सो यहाँ फ्रॉड 10 लाख रुपए मैक्सिमम, सॉरी या लेस देन 10, सो मैक्सिमम 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, व्हिचएवर इज लोअर, व्हिचएवर इज लोअर, ओके. सो अगर बहुत ज्यादा टर्नओवर है, 1% है ज्यादा, तो 10 लाख आएगा. उधर 50 लाख का फाइन. अगर तुम्हारा गफला है 10 लाख का, 50 लाख, यानी कि 5 times of the fraud, 5 times of money involved, 5 times of the fraud you've done. देखिए 10 लाख का गफला किया, 5 साल का या तो जेल होगा या तो 50 लाख भरने पड़ेंगे मैक्सिमम टू 50. You can remember that way. Then fraud involving at least 10 lakh or 1% which is lower, public interest is not involved. So that's sorry. Here is important. See, public interest is not involved. Public interest is not. That is not the case. Here it is. See, sorry, that's what I was saying. Frauds, if question involves public interest. So when it involves public interest, the fine would be equal to the amount of fraud directly. ये देखिए इधर ना सेम है, ये देख लीजिए. सिर्फ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ के, दैट इज मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, ये और ये fine wise same, equal to the amount of fraud or 3 times of the amount of fraud. Either minimum is equal to the amount of fraud, maximum will be 3 times. जितना भी हुआ वो हिसाब से वो लोग देख. And imprisonment minimum 6 महीने, 10 साल और 3 साल और 10 साल. Huge, legit, very huge, isn't it? Now we go forward to minimum subscription. यानी कि जब मैं शेयर्स अलॉट करूंगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. एटलीस्ट no shares will be allotted. So, yeah, no shares can be allotted unless at least so much amount is stated as minimum subscription. See, normally we end up stating the minimum subscription कि भाई अगर 10 लाख शेयर तो मिनिमम मेरे पास 2 लाख का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए. That is one thing.
So minimum that has been subscribed, and the sums which are payable on application have been paid and received by the company. क्वांटम फॉर पेबल एप्लीकेशन यानी कि जब एप्लीकेशन स्टेज हमारे पहले स्टेज पे होते हैं ना, we have application with allotment, we have first call, we have second call, so when we are there in the first ultimate, sorry, the second stage, okay, the first and the second, like after this we'll be discussing allotment application, like first immediate stage पे होते हैं, तो the amount payable shall on application will be not less than 5% of nominal value of the security. The nominal value of security है से 100 रुपये, मिनिमम 5 रुपये आपको एप्लीकेशन में पे करने पड़ेंगे, 5%, और द अदर परसेंट एंड विच इज स्पेसिफाइड बाय सेबी, रिफर टू दैट ऑलवेज. नाउ व्हाट इफ द मिनिमम अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि 10 लाख का मैंने इशू किया, उसमें से सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइब किए, मेरा सपोज मिनिमम था 3 लाख का. सो इफ दैट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, okay, example here 3 lakh do, that has not been received, then within a period of 30 days, okay, 30 days, okay, एक महीने के अंदर पैसे वापस, okay, पैसे वापस, and उसके ऊपर ये सी केस ऑफ डिफॉल्ट एंड डिफॉल्ट विद इन दैट पीरियड मुझे देना पड़ेगा उनको एक इंटरेस्ट, भाई 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, okay, that use of interest it is. Now, going forward, see, now, why I highlighted this because it's a very tricky question. ICI is bound to give you such tricky questions. आपको बहुत अच्छे से questions पढ़ने होंगे before you answer. Because ICI is sitting there to confuse you. ICI is sitting there कहाँ आप गलती करो और कहाँ वो marks cut करो. Now ये question देखिए, okay? After having received 80% of annual subscription, मैं तो आपको इधर बता ही रही हूँ कि आप लोग कहाँ उड़ेंगे, कहाँ गलती करने वाले. After having received 80% of minimum subscription as stated in the prospectus, this Raksha Detective Instruments Limited जो एक कंपनी है, before finalization of allotment, it withdrew 50% of the said amount from the bank for the purchase of certain assets. Thereafter, it started allotting also the shares. Rashmi, who was one of the subscribers, was allotted 1,000 equity shares. She, however, refused to accept the allotment. Why? Because it is violated the Companies Act provisions. So, what provisions are being violated here? Sorry, what provisions are being violated here? Yes, okay. इधर क्लियरली लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 80% हमको मिला, यानी कि सपोज my minimum subscription is say 50 lakh rupees. Sorry, my minimum subscription is suppose 50 lakh rupees. I have received 80% of this only. I have not received in full that 50 lakh. I have received only 80% of that 50 lakh. बाकी 20 मुझे सिर्फ 40 मिला है, बाकी 20% जो है उसका वो कौन देगा? This is of the minimum subscription I've received 80%. See, that's why it's important to read these words, how they confuse us. 80% of minimum subscription. 80% of minimum subscription में आप कुछ नहीं कर सकते. You need full minimum subscription. 100% of minimum subscription. Okay, ये याद. So when you're writing the provisions, see, presentation in a corporate law paper matters the most. I say, the most. Okay, आपको starting में provision लिखना पड़ेगा. So if you don't know the provisions, how do you start your paper? According to the provisions of the Companies Act 2013. Okay, or as stated in the Companies Act 2013, or the provisions relating, okay, see now here it is related to allotment, right? So the provisions relating to prospectus and allotment of securities under the Companies Act 2013 are mentioned hereafter. Then you can start writing a provision. So the provisions clearly state that 100%, or you can say the provisions clearly say that minimum subscription
has to be achieved to allot securities, without which securities cannot be allotted. Okay. Now, so that you write your provisions. Then you write, in the given case, Raksha Debt Instruments has received only 80% of minimum subscription, whereas she should have received 100% of minimum subscription as per the provisions of the Companies Act 2013. अब पैसे लिख सकते हो उसको. And then you write C. And then we have a conclusion. As for the present case, Rashmi is within her rights to refuse the loan, which has been illegally made by the company to her. Okay. The securities will go to the stock exchange. Now, maintenance of a separate bank account has to be done in a scheduled bank for the subscription money. यानी कि जो भी पैसा मेरे पास आ रहा है वो मेरा खुद का पैसा तो है, वो मेरे पब्लिक का पैसा है, तो उसको मुझे सेपरेटली सेफ गार्ड करके रखना पड़ेगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में इन अ शेड्यूल्ड बैंक. ओके. एंड वेयर कैन दीज बी यूज. पहले तो मुझे किसी को पैसे दे दे वापस तो भाई ले लो तुम. ओके. एंड दैट repayment is pertaining to this securities. ओके. नॉट कि भाई मेरा जनरेटर है और इसको मैं पैसे दूँ, नहीं. एंड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि मुझे जो एक्सपेंसेस पड़ेंगे, इधर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं उधर से एडजस्ट कर लूंगी उसको. Okay, moving forward, payment of commission. Now, a company can pay commission to any person with regards to the subscription of its securities. यानी कि तुम ध्यान रखो इधर, मैं तुम्हें थोड़ा कमीशन दे दूंगा. Okay, and however it has to be authorized with AOA because it is related to the internal matter of the company. Internal matter of the company यानी कि AOA, and MOA is the external, how we deal with the outsiders. Perfect. So the commission may be paid out of the proceeds of the issue, the profit of the company, or however. Rate of commission 5% in case of shares, or anything less, any less rate or amount authorized by articles. यानी कि 5% कंपनी एक्ट ने बोला है, 5% और 2.5% फॉर शेयर्स. छोटे है ना डिबेंचर्स, बहुत लाइक डिबेंचर्स बहुत बड़ा नाम है. सो 2.5 में उधर ही काट लियो उसका, इतना नंबर नाम ले. ओके. और अपार्ट फ्रॉम दैट 5% नहीं तो एनी लेस रेट ऑफ अमाउंट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स. अगर मुझे ये सेम चीज कहीं और सस्ते में मिल गए मैं कर सकती हूँ. दैट इज नॉट एन इशू. बट ओके, सस्ते में कर सकती हूँ, बट दैट needs to be within my articles case. Like 5% से मैं उससे कम में कर देती हूँ, इधर ही फॉर्म होगा any which ways. But you need to be sure कि वो ज्यादा ना हो and ये articles में authorized होना भी चाहिए by that. Okay. Now moving forward, we have private placements. When I speak about private placement, okay, ये section easy है थोड़ा. Okay, like 42, like 2 का डबल करते तो 42, like 4 and 2, and it's PP. Okay, we call it PP, private placement, short. याद रह जाएगा पेपर में बोल रही हूँ मैं. So private placement is when you're making offer securities to a certain group of people, not more than 200 of course. Okay, because here we are referring to private company, so it cannot be more than 200. Now, important is while computing the threshold of 200, याद है ना हम जब 200 मेंबर्स के लिए गिन रहे थे तब हमने क्या बोला था कि हमारी कंपनी हमारी फैमिली है, हम एम्प्लॉयज को, हमारे पास्ट एम्प्लॉयज को गिनते नहीं है मेंबर्स में, तो हमारी फैमिली है. Similarly, इधर भी while computing the threshold of that 200 for the purpose of issuing of securities, like maximum 200 होना चाहिए ना. फर्स्टली हम नहीं गिनेंगे QIP को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को. सेकेंडली एम्प्लॉयज, बिकॉज एम्प्लॉयज आर अ फैमिली, हम तो मिलजुल के साथ रहते हैं. ओके, साथ में हमारा साथ में चलता है इधर. तो नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑफर टू द पब्लिक. ओके, यानी कि if a company listed or unlisted makes an offer which includes people more than 200, यानी कि to more than 200 identified persons, whether the payment has been received, not received, जो भी है, whatever it is deemed to be an offer of public. Because क्यों प्राइवेट प्लेसमेंट 200 है मेरे मेंबर्स प्राइवेट. ओके, 200 is the maximum number of members.
अभी तो इसमें बोले कि मैं और लोगों को ले लूं, भाई वो तो हो जाएगी पब्लिक कंपनी। उस पब्लिक कंपनी में भरे पड़े हैं लोग, मेंबर्स भरे पड़े हैं उधर, सो यू आर डीम्ड टू बी एन ऑफ, इट्स डीम्ड टू बी एन ऑफर टू द पब्लिक कंपनी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ओके, लाइक ये जो है ना, तो बेसिकली रूही है ना ब्रदर, दो लोग हैं, उनके जॉइंटली शेयर्स, ओके, 1000 शेयर्स ना, कंपनी कॉल्ड सोम्या सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, and they have to be issued this offer application letter, and they asking you किसके किसको भेजना है। भाई जिसका नाम पहले होगा उनको भेज देंगे हम। so whoever's name appears first in this application, उनको भेजा जाएगा ये डॉक्यूमेंट है, जो भी जॉइंटली अगर किसी भी है शेयर का, एक भाई बहन का या पति पत्नी का, तो जिसका भी नाम पहले, नॉर्मली पति पत्नी में नॉर्मली पति का नाम पहले रहता है, तो पति का, भाई बहन में भाई या जो भी बड़ा है उसका पहले रहता है, तो उसके नाम पे बोथ whoever's name appears first in the application. टाइम लिमिट फॉर लॉट ऑफ सिक्योरिटीज विद इन 60 days है ये। इधर 60 days का पीरियड नहीं है, आराम से कर सकते हैं थोड़ा, isn't it? Other provisions remain the same, like public company, nothing much. And with this, we wind up chapter number 3, prospectus and allotment of securities for you. Stay tuned. नया वीडियो आ रहा है, चैप्टर 4 आ रहा है, बस ऑन द वे ही है। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, विल गेट बैक टू यू। स्टे ट्यून्ड, कमिंग बैक वेरी सून।